तो देखो प्यारे बच्चों, आपके 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तुम में से कुछ बच्चों ने नीट के लिए अप्लाई किया होगा। अब जो बच्चा एकेडमिक पढ़ता है 11-12, उसके लिए बेटा प्रिपरेशन के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए केवल 1 मंथ मिलता है उसको। तो ऐसे बच्चे 1 मंथ के अंदर पूरी नीट का सिलेबस कंप्लीट कैसे करें? तो हमने आपके लिए क्या किया बेटा कि आप अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट नीट का कवर कर सकें फिजिक्स का। इसके लिए प्यारे बच्चों ये आपके मैं लेक्चर ले रहा हूँ ताकि अपन उन पॉइंट पे फोकस कर सकें जिनका नीट के अंदर वेटेज ज़्यादा होता है। अब ऐसा अपन देख पाते हैं कि बच्चा 12th अभी रिसेंटली पढ़ के आता है, तो 12th की तो बच्चे को नॉलेज होती है। मेनली उसका वीक पोर्शन किसका होता है? 11th का पोर्शन वीक होता है। तो हम यहाँ पर पहले आपको 11th के वो टॉपिक लेंगे जिसमें से मोस्ट ऑफ नीट होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो मोस्टली जो 21 का पेपर देखें, 22 का नीट का पेपर देखें, तो इनमें 11th का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 21 मार्क्स का रहा है। 50 में से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में फिजिक्स के, तो 21 मार्क्स 11 से आए और 29 मार्क्स 12 फिजिक्स से आए। और 12 बच्चा रिसेंटली पढ़ के आता है, अगर उसी नोट्स को बार बार अगर रिपीट करता रहेगा तो 12 के क्वेश्चन में बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 11 चूंकि 1 साल बीत चुका होता है तो बच्चे को 11 के क्वेश्चन करने में क्या होती प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों 11 के वो टॉपिक जो बहुत इजी है, बच्चा इजीली क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं होती इसलिए कर नहीं पाता, तो उसके पर्पज से मैं ये क्लासेस आपकी ले रहा हूँ। और अब ऐसे टॉपिक आपके लेंगे बेटा जिनकी मार्किंग ज़्यादा होगी और बहुत इजी होते हैं। बच्चे केवल प्रॉपरली उसको देख नहीं पाते, प्रॉपरली गाइड नहीं हो पाते क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पर लाइन वाइज वो चैप्टर लूँगा जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजी। हमने जब आपने कुछ बच्चे 11 से मेरे से पढ़े तो मैं 11 में सब कुछ करा चुका हूँ, बस आपको एक रिवीजन करने की उसको नीड। तो अपन वो टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले अपन 11th के टॉपिक लेंगे क्योंकि 12th के जो टॉपिक है वो अप्रोक्सीमेटली अपने जो RBSE बोर्ड में आपने पढ़ा उसको भी आप रिपीट करते रहोगे साथ। तो इसलिए अपन 11th के टॉपिक लेंगे जो बहुत इजी टॉपिक होते हैं और आपको आते भी हैं, ठीक है। तो उन्हीं को अपन फोकस करेंगे। मैं आपको बाकायदा नीट के क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो इस पर्पज से हम सबसे पहले आपके 11th के फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि 12th का तो अभी रिसेंटली पढ़ा है तो उसको लास्ट में लेंगे। पहले में 11th के लेते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि 11th में से अप्रोक्सीमेटली 11 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन है, इसमें से 21 क्वेश्चन आपके 11 से आएंगे और 29 क्वेश्चन आपके किस में से आएंगे? 12 में से। तो 21 जो क्वेश्चन है यहाँ से आप मार्क ले सकते हैं कौन सी क्लास से? 11 से। अपन इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या होता है बेटा? वीमा और इंग्लिश में यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 1 जो आपने पढ़ा है 11th के अंदर उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। और बेटा इसमें से अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 आपके क्वेश्चंस आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे कि जैसे 2022 में 3 क्वेश्चन आए, कभी 4 क्वेश्चन भी आए थे इसमें से, कभी 3 क्वेश्चन। तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर डायमेंशन ऑफ यूनिट में से आपके 3 और 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर के अंदर। तो अपन पहले सबसे पहले इसी की तैयारी करें क्योंकि सबसे इजी चैप्टर होता है, बच्चा बहुत इजीली सीख जाता है। अब इसमें से भी मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है वो देखें। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ ऐसी राशियां बताओ
राशियों के बारे में आपसे पूछ सकता है, ऐसी राशियां बताओ जिनका मात्रक होता है परंतु वीमा नहीं होती, वीमा नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी बताओ। व्हाट आर द क्वांटिटीज which have unit but no dimension? आपको ये पूछे कि कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी है, ऐसी राशियां बताओ जिनका मात्रक है परंतु वीमा नहीं है। तो आप बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी जानते हैं जिनकी यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि अपन जानते हैं कौन होता है, कोण, एंगल। कौन कौन सा एंगल बताओ? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तलीय कोण और ठोस कोण। बताओ, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? बताओ, रेडिया। पर यूनिट डायमेंशन क्या होता है? नॉट तीन, कोई वीमा नहीं। तो मात्रक तो होता है पर वीमा नहीं है। ऐसे इसका क्या होता है बताओ? स्टेरेडियन। इनका मात्रक तो है लेकिन वीमा नहीं होता। तो ऐसे कोई भी कह देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा, वहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं, वहाँ पर था क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इनमें से ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक तो है परंतु वीमा नहीं है? Which is such quantity which doesn't have unit, sorry, which have unit but doesn't have। तो आप किसका नाम बता सकते हैं? एंगल का। एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, बताओ ऐसी राशियां बताओ जिनकी वीमा और मात्रक दोनों नहीं होते, दोनों नहीं होते। सच क्वांटिटी which doesn't have unit and dimension, जिनकी ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है, ऐसी बता। तो ऐसे आपको बहुत सारी पता है जिनकी यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। बताओ कौन होती है जिसकी ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशन? तो आप बता सकते हैं जिन भी क्वांटिटी लगाओ, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मतलब आपेक्षिक घनत्व, जिसके भी नाम के आगे आपेक्षिक लगाओ, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, इन सब की ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है, ना वीमा होती है ना कोई मात्रक होता है। ऐसे आपके पास में एफिशिएंसी, दक्षता किसी की भी हो, बोलो एफिशिएंसी, यूनिट होती है और ना कोई डायमेंशन होती है। तो ऐसी क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछ सकता है जिनकी वीमा मात्रक दोनों नहीं। इसमें क्या पूछा? मात्रक तो है परंतु वीमा नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछे तो आप ये नाम लिख सकते हैं। अभी आपको मैं नीट में आए हुए क्वेश्चन ही बताऊंगा, चिंता मत करो, इन्हीं पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपको यहाँ बताए गए। ठीक है, सिमिलरली आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि क्वांटिटीज बताओ जिनकी वीमा मतलब डायमेंशन क्या है? सेम। जिनकी वीमा मतलब डायमेंशन सेम है, ऐसी क्वांटिटी बताओ। ऐसे पूछे तो बताओ आप कैसे बताएंगे? बोर्ड पर देखें। तो
तो बताओ, आपसे पूछेगा ऐसी राशियों के नाम बताओ, ऐसी राशियां जिनकी विमा समान होती है। सच क्वांटिटी which have सेम डायमेंशन। जैसे कि आप सबको पता है कि कार्य की मतलब वर्क, ऊर्जा की मतलब एनर्जी, ठीक है। ऐसे टॉर्क, बलागुण, बोला इन सब की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। सबकी डायमेंशन कितनी है बताओ? m1 l2 t - 2, ठीक है। इसी प्रकार बताओ, आपसे पूछे दाब है, दाब मतलब प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, बोला इनकी भी क्या होती है? सेम होती है। ऐसे ही आपको पता है कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, बोला सबकी डायमेंशन सेम कितनी है बताओ? m1, फिर क्या होता है? फॉर्मूला याद है ना एंगुलर मोमेंटम का? mvr। तो मास का क्या होता है? m1। इसका कितना होता है? l1। इसका क्या होता है? l1t - 1। तो कितना होता है? m1 l2 t - 1। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? बिल्कुल सेम। तो ऐसा आपको क्वांटिटीज पूछ सकता है जिनकी डायमेंशन बिल्कुल सेम है। ऐसा आप सब जानते हो, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, बताओ वेग प्रवणता, हाँ फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, बोला सबकी डायमेंशन क्या होती है? m0 l0 t - 1। तो ऐसे आपको वो सारी राशियां पता होनी चाहिए जिनकी बिल्कुल क्या होती है? सेम। किसी का भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, बताओ इनमें से किन दो की बीमा बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है? सेम है। तो आप इनमें से बताएंगे तो कोई ना कोई आपको कॉम्बिनेशन उसके अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको थर्ड क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है वो राशियां जिनकी बीमा क्या है? सेम है, डायमेंशन क्या है? इक्वल, उनके नेम पूछ सकता है। तो वो मैंने आपको बता दिए, तो ये आप पढ़ जाए। तो टू द पॉइंट अपन पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, 100% है क्वेश्चन के आने की, वही अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों, आपको मैंने 11 से बता रहा हूँ कि इन क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करें। इन क्वांटिटी के भी आपसे क्या पूछ सकता है? डायमेंशन पूछ सकता है। बोलेगा भी नहीं आर कौन है, सी कौन है। बोला आर सी की डायमेंशन l/r की, रूट LC की डायमेंशन बताओ। तो ये सब क्या होती है बताओ? टाइम, समय। तो इनकी बीमा क्या होगी? l0 t1। देखते ही लिख सकते हैं। सबकी अगर इनका उल्टा आ जाए तो t - 1 लिख दो। बाकी इनकी डायमेंशन सिमिलरली आपसे पूछ सकता है E/B की भी बताओ, 1/√μ एप्सिलॉन की बताओ, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की बताओ। तो बताओ ये सब क्या है?
वेलोसिटी मतलब वेग, और वेग की डायमेंशन सबको पता है m0 L1 t माइनस 1। इसी प्रकार इसमें ये भी आपको ऐड कर सकता है, ध्यान रखें, 2 पाई रूट आई अपॉन पी ई एम डी, ये भी ध्यान रखें टाइम ही होता है, इनकी डायमेंशन भी कितनी होती है, वही m0 L0 t1 ही होती है, ये भी टाइम ही, ये सब वेलोसिटी है। ऐसे आपसे पूछ लेगा बिल QEB साइन थीटा, बोलो ये सब क्या होते हैं, फोर्स। फोर्स मतलब बल, बल की क्या होती है बताओ, m1 L1 t माइनस 2। ठीक है, ऐसा आपसे पूछ सकता है बिना साइन थीटा की डायमेंशन बताओ, तो ये बताओ क्या होता है, टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क मतलब बलागुण। बलागुण की आप सब जानते हैं m1 L2 t माइनस 2। इसी प्रकार आपसे पूछ सकते क्यू स्क्वायर बाई 2c के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r हाफ QE हाफ LI स्क्वायर, इन सब की क्या बताओ, डायमेंशन बताओ। तो ध्यान रखें ये सब क्या है, एनर्जी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, कितना होता है एनर्जी का, m1 L2 t माइनस 2। ऐसे आपसे पूछ सकता है हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर और B स्क्वायर बाई 2 की डायमेंशन क्या है, तो बोलो ये सब क्या है, एनर्जी डेंसिटी, तो m1 L माइनस 1 t माइनस 2। तो ऐसे इनमें से भी किसी की आपसे डायमेंशन पूछ सकता है कि इनकी वीमा बताओ, तो आप इन सब की वीमा यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपको चार्ट पता होना चाहिए। तो ये वीमा वाले क्वेश्चन है, ये वीमा वाले क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब जैसे अपन ने यहाँ क्वेश्चन लिखे कि 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आए अपने, तो देखो 3 क्वेश्चन थे। कैसे क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव ऑप्शन यूनिट बट नो डायमेंशन, नो यूनिट, सॉरी डायमेंशन बट नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन, बोथ यूनिट इन डायमेंशन। हिंदी में तलीय कोण और ठोस कोण के लिए क्या होता है, मात्रक होता है परंतु वीमा नहीं। वीमा होती है परंतु मात्रक नहीं ना, वीमा ना मात्रक, वीमा मात्रक दोनों होते हैं। तो बताओ क्या ऑप्शन, अभी आपको बताया मैंने कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो होते हैं उनकी यूनिट होती है पर डायमेंशन नहीं होती। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए, मात्रक होता है दोनों का परंतु वीमा नहीं होता, जो मैंने आपको फर्स्ट ही बताया। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे देखो दे दिया, बताओ ये किस राशि की वीमा होती है, ये किस क्वांटिटी की डायमेंशन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे। अब बताओ, आपको ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, इस डायमेंशन ऑफ विच क्वांटिटी आपको दे रखे हैं, चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण, चुंबकीय प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। अब आप क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो आप यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि m1 L1 t माइनस 2 डायमेंशन है, बताओ फोर्स की, किसकी है, फोर्स की, है ना, m1 L1 t माइनस 2 फोर्स, और नीचे इसको ले जाए तो ये एम्पियर का किसका होता है, करंट का, तो ये एम्पियर स्क्वायर, ये करंट का स्क्वायर। तो ऊपर तो फोर्स है, बोलो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अब जिस बच्चे ने अभी 12th पढ़ी है तो देखते पता जाएगा, अरे न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, अरे न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर तो किसकी होती थी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की होती थी, न्यूटन अपॉन एम्पियर। तो 2 मिनट में बच्चा बोल देगा सर न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, सर ये तो किसकी है, किसकी है बताओ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। ये मैंने हिंदी में गलत लिख दिया, ये चुंबकीय पारगम्यता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ससेप्टिबिलिटी नहीं है, ऐसे विद्युत प्रवृत्ति, हिंदी में गलत लिखा है, मैं आ गया इसमें। तो बताओ ये किसकी होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, चुंबकीय पारगम्यता की। तो टिक लग के देख
करो, इसको देखो ये किसकी बच्चे, इसको एक साथ देखते हैं। एग्जाम्पल देखो m1 L1 T1 किसकी, फोर्स की। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। ये नीचे जाएगा एम्पियर स्क्वायर। अब सोचो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, तो 12 में अभी अपन चैप्टर 4 और 5 पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म वाला और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला, तो उसमें देखते हैं बायो सावर्ट में k कांस्टेंट आता है, तो वहाँ k की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट का यही तो होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक परमिटिविटी। ऐसे पूछा 2022 में ही कांस्टेंट मतलब ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक के अनुपात की विमा क्या होगी, तो 2 मिनट लगते हैं। बोलो एनर्जी की सबको पता है क्या होती है, m1 L2 T-2, झटाक से लिख दिया। बोलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हाथों हाथ बना लो। बोलो F इक्वल्स टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G की क्या होती है बताओ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है सबको पता है, अपॉन नीचे किलोग्राम स्क्वायर मतलब m2, ठीक है। बोले ये 0 1 में से बन गया तो कितना हो गया 0, लेकिन ऊपर कौन पहुंच गया बताओ, m2 पहुंच गया। बोले 2 - 2 0 हो गया, ये ऊपर पहुंच गया L-1, ये 0 हो गया। तो देखो ऑप्शन मिल जाएगा आपको m2 L-T0, ये आंसर है। तो ऐसे घबराने का नहीं, आपको डायमेंशन सबकी पता है। तो जैसे एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट हाथों हाथ बना लो। जैसे मान लो किसी को जी भूल गया, तो F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो इतना इजी। अब बताओ 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने 22 के क्वेश्चन आपको लिख के बताए हैं। बोले कितने इजी क्वेश्चन, आराम से एक बार आपको देखना कि विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या चीज होती है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो ये 22 की क्वेश्चन है। फिर मैं आपको बताता हूँ किसके, 21 के क्वेश्चन। अब देखो प्यारे बच्चों, 2021 में विमा पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, विमा पे ना कि विमा के यूज पे क्वेश्चन आया, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके बाद विमा के उपयोगी लेंगे अपन, यूजेस ऑफ डायमेंशन। पर 2020 में क्वेश्चन आया, जैसे डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल की विमा बताओ। तो प्रतिबल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। बोलो बल का क्या होता है, L1 T-2, और बताओ एरिया का कितना होता है L2, कितना बना बताओ m1 L-T-2, वही जो प्रेशर का होता है। किसका होता है प्रेशर मतलब दाब का। तो देखो ये टिक आपको यूं दिख जाएगा, ये इतने इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वांटिटी पे क्वेश्चन, ये 20 के अंदर है। ये डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बताओ, तो फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल सबको पता है, प्रतिबल का फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का याद है क्षेत्रफल का याद है, तो वही दाब के बराबर, प्रेशर के एक पल। ऐसे बताओ, उसने पूछा ऊष्मीय चालकता की विमा बताओ, सॉरी मात्रक बताओ, ऊष्मीय चालकता का मात्रक बताओ, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऊष्मा चालकता आप आराम से निकाल सकते हैं। बताओ 11th में आपको पढ़ाया जाता है कि प्रति सेकंड जो ऊष्मा प्रवाहित होती है वो AK और dt/dz के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। बोलो प्रोपोर्शनलिटी का मान घटाते तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट K। इसे क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी या। अब बताओ इसका मात्रक आप आराम से बना सकते हो। बोलो ये Q क्या है, हीट मतलब ऊष्मा, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा क्या होता है, जूल बटा सेकेंड को क्या बोल सकते हो आप, वाट। कार्य बटा समय, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, तो वाट। एरिया क्या होता है बताओ, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसका केल्विन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो बताओ थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट का कितना हुआ, W/m(k). तो कितना हो गया बताओ, W(m-1 k-1), ये यूनिट मिल गया आपको। तो अपने को 11 का फॉर्मूला याद है, प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा पर सेकंड फ्लो ऑफ हीट रिमेन प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन देम। अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा क्षेत्रफल के और ताप प्रवणता की क्या
समानुपाती चिन्ह है तो कांस्टेंट क्या लगाया था के। तो यहाँ से बताओ ये ऊर्जा, ऊर्जा बटा समय, तो जूल अपॉन सेकेंड वाट, ये मीटर स्क्वायर केल्विन मीटर, मीटर मीटर कट गया नीचे लाइए, अपने आप आपको यूनिट मिल जाए। तो 2020 के अंदर ये डायरेक्ट डायमेंशन के डायरेक्ट बीमा के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तीसरा क्वेश्चन अलग से आया था बताऊंगा अभी। 2021 में कोई डायरेक्ट बीमा का क्वेश्चन नहीं, वो किस पे आएगा अभी यूज सिखा रहा हूँ। तो अब बेटा अपन बीमा के यूज स्टार्ट करते हैं। तो बीमा के यूज आप सबको पता है क्या होते हैं, आ जाओ बोर्ड पर सब। अब हम यूजेस ऑफ डायमेंशन सीखेंगे, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके आपको एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन है वो सब पीडीएफ में दे दूंगा मैं आपको, तो आप उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जो मेन क्वेश्चन है उन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ। अब इसका जो यूजेस ऑफ डायमेंशन होता है, बीमा के उपयोग, बीमा के उपयोग। अब बेटा इस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बीमा के 3 उपयोग थे, 3 यूजेस थे। पहला था सूत्र की सत्यता की जांच करना, जांच करना। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, इसमें बेस्ड भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ध्यान सुने, इसकी ट्रिक सीख ले आप बस एक बार। आप ट्रिक सीख जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सूत्र की सत्यता की जांच करना, बोलो कोई भी सूत्र सही कब होता है, जब एचएस की बीमा और आरएचएस के प्रत्येक पद की बीमा, आरएचएस के प्रत्येक पद की बीमा क्या होती है, बराबर होती है। इसे समांगता का सिद्धांत बोलते हैं कि कोई भी सूत्र सही कब होता है, जबकि एलएचएस की बीमा और आरएचएस के प्रत्येक पद की बीमा क्या हो, सेम। इंग्लिश में टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला करेक्ट का, जबकि डायमेंशन ऑफ एलएचएस should be equals to dimension of each term of RHS। LHS की जो डायमेंशन है वो RHS की ईच टर्म के डायमेंशन के क्या हो, इक्वल हो, तो फॉर्मूला बिल्कुल क्या होता है, करेक्ट होता है। इसे हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर आप फोकस करें, ध्यान देखें। तो बस ये ध्यान रखें कि फॉर्मूला करेक्ट कब होता है, एलएचएस आरएचएस दोनों की डायमेंशन इक्वल कर दो। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोर्ड पे देखो। तो देखो जैसे क्वेश्चन आया आपके पास में, v इक्वल्स टू 80 अपॉन b t प्लस c, फाइंड आउट dimension of A, B and C, where V is the velocity and T is the time। ये आपको दिया जाए, V वेग है, T समय है, आपको A, B, C की क्या निकालनी है, V मान निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी। देखो कैसे करते हैं इसको। ये जिंदगी में ध्यान रखो, अगर 2 क्वांटिटी प्लस में आ रही हैं, 2 क्वांटिटी प्लस में आ रही है, जैसे अपोन में दोनों प्लस में आ रही हैं या बीच में माइनस में आ रही हैं, तो अगर 2 क्वांटिटी ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही है, दोनों की पक्का डायमेंशन क्या है, इक्वल है, बराबर है, उन दोनों की पक्का डायमेंशन इज इक्वल, दोनों की। तो बोलो आप सी के तो देखते हैं, लिख दें, जैसे अपोन में दिख रहा है सी प्लस टी, ये टाइम है तो पक्का सी की क्या होगी, एम नॉट एल नॉट T1 होगी, डेफिनेट।
इसके बाद देखो LHS और RHS के प्रत्येक पद की विमा बराबर। तो पहले तो ये सर्च करा करो कि क्या दो एक साथ दिख रही हैं क्या, तो जो इसकी वही इसकी, बात खत्म। सी की तो होगी पूरी पिक्चर, तो ध्यान रखें। अब इसकी वैलिडिटी के बराबर कर दो, क्योंकि मैंने कहा ना सूत्र सही कब होता है, RHS के प्रत्येक पद की बीमा किसके बराबर होनी चाहिए, LHS के बराबर। तो AT भी इसके बराबर होगा, B/T + C भी किसके बराबर होगा, वेग के। बोले यहाँ से A का चाहिए तो वेग की क्या होती है, m0 L1 T-1, टाइम की T1 नीचे जाएगा, ऊपर जाके m0 L1 T-2, बिकॉज वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन के बराबर है। अब बताओ इसकी तो हम निकाल ही टाइम, तो ये भी टाइम, तो पूरा ब्रैकेट भी टाइम ही होगा, ये तो निकाल चुके हैं। वेलोसिटी की पता है आपको, बोले बी की आ गई m0 L1 T0, पिक्चर खत्म। ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की तो पहले ही आ गई थी, और डायमेंशन आ गई कि नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इन क्वेश्चन में आप देख लिया करो, पहले फॉर्मूले में जाओ कि क्या अपोन में 2-3 क्वांटिटी एक साथ है क्या, हाँ है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो ध्यान रखें अगर 2 क्वांटिटी प्लस में और माइनस में है, दोनों की डायमेंशन और पूरे ब्रैकेट की भी वही डायमेंशन, दोनों की सेम है और पूरे ब्रैकेट की भी वही होगी। जैसे A + B करने पे C आए, तो जो इसकी है वो इसकी वही इसकी है। A - B करने पे C आए, दोनों की भी इक्वल, इसकी भी इन्हीं की इक्वल, ये ध्यान रखें। तो बताओ यहाँ पे C + T दिख रहा है, तो इसकी डायमेंशन T के इक्वल होगी। फिर LHS की भी वेलोसिटी के इक्वल, इसकी भी वेलोसिटी के इक्वल, तो आपको दिख ही रही है, टाइम डिवाइड हो जाएगा, आंसर ऐसे। तो ऐसे कभी भी आपको फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको PDF में डाल दिए, आप ऐसे कर सकते हैं। मेरा 11th का रजिस्टर देखोगे, उसमें भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे करा रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इनमें। बस ब्रैकेट में जैसे देखा बीच में प्लस आ रहा है माइनस, तो दोनों की डायमेंशन इक्वल, पूरे ब्रैकेट की भी वही, तो ये टाइम तो ये भी टाइम, पूरा ब्रैकेट भी टाइम। फिर इधर वेलोसिटी है, तो H टर्म की डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल होगी। वेलोसिटी मतलब वेग के बराबर, तो पहला पद भी वेग के बराबर, दूसरा पद भी वेग के बराबर आती है। ये गुणा वाला भाग में जाएगा, मल्टीपल वाला डिवीजन में जाता है, तो T1 डायमेंशन ऐसे। तो फर्स्ट यूज की यही डायमेंशन, इस तरह का क्वेश्चन है फर्स्ट यूज पर। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, इसमें आप करें उसको ना, ये तो पूछे आप मेरे से, बाकी क्वेश्चन और बहुत सारे दे दिए गए। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों, सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड ये डायमेंशन का सेकंड यूज है। इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान सुने। जैसे आपसे कह दिया जाएगा, यदि बल, लंबाई, समय को मूल राशि माने तो बताओ द्रव्यमान की विमा क्या हो। ऐसा है सेकंड एप्लीकेशन। इंग्लिश में इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम is taken as fundamental quantity, then what will be the dimension of mass? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप बताएं, देखो आंसर कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ। FLT को फंडामेंटल क्वांटिटी मानिए, तो आप इनको FLT को एक साथ ब्रैकेट में लिखो, इन पर पावर लगा दो और इक्वल्स टू किसके कर दो, मास के, m के इक्वल। अब आप सबकी डायमेंशन लिख दो, मास के तो m1 होती है,
फोर्स की क्या होती है m1 L1 t-2 L1 टाइम की t1, फोर्स की डायमेंशन लेंथ की टाइम की। अब ब्रैकेट खोल दो, a माइनस 2a b c, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई होती है m1 L0 t0, बोलो लेंथ की पावर a प्लस b, टाइम की 2a प्लस c, है ना। m अकेला है, पावर ऐड हो गई, टाइम की भी पावर ऐड हो गई। चलो अब क्या करो आप, फॉर्मूला करेक्ट कब होता है, LHS RHS की डायमेंशन को इक्वल कर दो। बोले यहाँ मास की डायमेंशन कौन है a, यहाँ कितनी है 1, डायमेंशन मतलब वीमा, हिंदी में क्या बोलते हैं डायमेंशन को वीमा, वीमा क्या होती है पावर, तो मास की पावर मास के बराबर, लेंथ की पावर लेंथ के बराबर, टाइम की पावर पावर को बराबर करना है, मास की लेंथ की लेंथ के, टाइम के पावर के बराबर कर दिया। इक्वेशन नंबर 3, 4, 5। अब बोलो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने पावर क्या लगाई थी, जिसको उसने फंडामेंटल क्वांटिटी माना था हमने उसको लिख लिया, ऊपर इच्छा से पावर लगा दिया, और जिसकी डायमेंशन निकालनी थी उसे इधर लिख दिया, वीमा किसकी निकालनी थी द्रव्यमान की, मास की, उस मास को लिख लिया। अब बताओ हमें ABC की वैल्यू निकालनी है, तो निकल गई, बोले A की कितनी है 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 बोलो A की वैल्यू 1 रख दो, तो बोलो B की वैल्यू कितनी आएगी -1। चलो अब C की चाहिए, बोलो A की वैल्यू रख दो 3 and 5, यहाँ रखो 2 × 1 + C = 0, बोलो C = कितना आ गया 2। चलो भैया आ गया A की वैल्यू, तो बोलो मास की डायमेंशन क्या होगी, A की वैल्यू कितनी है 1, तो F की पावर 1, L की पावर -1 और T की पावर 2, ये मास का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। तो दोबारा सुन लो, कुछ नहीं करना होता है, जिसको मूल राशि माना है, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, उन्हें ब्रैकेट पे लिखो, पावर लगा, जिसकी वीमा निकालनी है, जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको इक्वल कर दो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, ऊपर पावर लगा दी, खोल दो, सिंगल सिंगल बना लो, M का भी एक टर्म, L की भी एक टर्म, T की भी एक टर्म। अब LHS और RHS की वीमा बराबर कर दो, द्रव्यमान की वीमा द्रव्यमान के बराबर, पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं, लेंथ की लेंथ के बराबर, टाइम की, और ABC निकालो, ले आके रख दो, बोला आया कि नहीं आया। पर इस मेथड में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, एक्यूरेट मेथड यही होता है, पर टाइम ज्यादा लगता है, तब इसको शॉर्ट ट्रिक में बहुत इजीली निकल जाएगा 2 लाइन में, और नीट वगैरह में कंपटीशन में टाइम का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो वैसे मेथड यही है, पर हम बच्चे से कहते हैं ऐसे मत कर, एक्चुअल मेथड यही है, पर ऐसे मत कर क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम कम लगाना चाहता है तो हमारे साथ कर, देख हमारे साथ कर, ऐसे ऐसे नहीं कर, एक्चुअल मेथड यही है, पर ऐसे नहीं करके आप कैसे करो देख। बोलो किसकी आपको मास की, किसकी बीमा चाहिए द्रव्यमान की, और यहां पर कौन है बताओ फोर्स, बल। बोलो बल और द्रव्यमान में संबंध क्या है, फोर्स और मास में रिलेशन क्या है, बोलो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सब जानते हैं। F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ma, सब जानते हैं। तो एक्चुअल मेथड यही है बेटा, लेकिन इतना बड़ा करने बेटे का तो गया पिक्चर उसकी, ऐसे कर, जैसे हम सिखा रहे हैं इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है सबको पता है। अब बता F को ऐसे रहने दे, 1 पावर लगा दो। अब बताइए कौन है, A क्या होता है त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। बोलो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या इसने वेलोसिटी को फंडामेंटल माना है क्या, अगर उसने वेलोसिटी को फंडामेंटल माना होता तो यही बन जाता फॉर्मूला, पर इसने किसको माना है, टाइम को तो माना है, पर साथ में किसको माना है, लेंथ को। तो आगे बढ़ जाओ, बता एक बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और टाइम का T1 है कि नहीं है।
अब जरा बताओ, अपने को m का चाहिए तो ये क्रॉस गुणा कर दो, T2 क्रॉस मल्टीप्लाई m L1, तो m इक्वल्स टू F1 T2 अपॉन L1, ऊपर ले आओ F1 L माइनस 1 T2। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बोलो वो का वही आया कि नहीं आया? बस इसमें लंबा चलना पड़ा, इसमें बस दिमाग लगाओ कि इधर बल दे रखा है तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, पर त्वरण नहीं दे रखा है, यहाँ पर लंबाई समय दे रखा है, तो त्वरण बराबर वेग बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब बताओ FLT में चेंज हो गया, अब सोल्व कर लो। एम आई इंग्लिश वाले भाई, उसने कहा भाई फोर्स दे रखा है और डायमेंशन किसकी पूछी है? मास की। बोलो फोर्स और मास में रिलेशन F इक्वल्स टू ma, ठीक है, F को तो F1 लिख दो, पर इधर एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम का T1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, बोलो डायमेंशन। तो एक्चुअल मेथड ये है, लेकिन हम कहते हैं बच्चे से नीट में उसके लपड़े मत पढ़, हमारी ट्रिक से कर, कैसे कर, फॉर्मूला लगाकर, तो तेरा बहुत इजीली क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे सेकंड एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, 21 में आया था, बताऊंगा अभी कैसा क्वेश्चन आया था, तो आप आराम, पर इस मेथड को आप देख लें, तो ऐसा लंबा वाला ना करें। हम भी 11th में ये लंबा वाला सिखाते हैं और नॉर्मली उसी लंबे मेथड चलते हैं, लेकिन आप ऐसे करें कि आप उसको फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करें जब तक कि ये क्वांटिटी ना मिल जाए। जैसे जैसे मेरे को FLT मिला तो देखो मैंने m को सोल्व कर लिया, जब तक नहीं मिला था तब तक मैं फॉर्मूले को तोड़ता रहा। तो ये सेकंड एप्लीकेशन पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप थर्ड एप्लीकेशन पे भी आपको फॉर्मूला क्वेश्चन बताते हैं कैसे आते हैं। तीनों एप्लीकेशन के क्वेश्चन बताए थे आपको। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड में होता है बेटा एक यूनिट सिस्टम से अनादर यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन। फर्स्ट से किसमें? सेकेंड यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन, एक मात्रक दूसरी मात्रक पद्धति में जाना। इसके लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखें, N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये फॉर्मूला ध्यान रखें। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया कि भैया बल का मान MKS में 10 न्यूटन है, बताओ 10 किलो 1 सेंटीमीटर और 10 सेकंड की नई पद्धति में इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? वैल्यू ऑफ फोर्स in MKS is 10 Newton. What will be its value in unit system of 10 kg, 1 centimeter and 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ इसमें ये N1 क्या होता है? जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, फर्स्ट कौन सी है जो उसने दे रखी है, जिसमें वैल्यू दे रखी है वो फर्स्ट है, और जिसमें उसने पूछी है वो कौन सी है? सेकेंड। तो इसने नई में पूछी, न्यू यूनिट सिस्टम में, ये सेकेंड। तो जिसमें दे रखा है वो फर्स्ट। बोलो फर्स्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, तो N1 की वैल्यू 10। ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम के यूनिट है, M1 L1 T1 फर्स्ट वाले में, ये किसमें? सेकंड में। ये डायमेंशन है। बोलो फोर्स की डायमेंशन सब जानते हैं क्या होती है? फोर्स की M1 L1 T-2,
ये लो, अभी सारी वैल्यू लाके इसमें पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। आपका आंसर आ गया, पक्का आ गया। देखो आ जाइए, बताओ n2 इक्वल्स टू 10 कितना आया बताओ। चलो भाई क्या लिखो, 1 1 -2 पावर लगा दो। अब देखो फर्स्ट यूनिट सिस्टम के यूनिट, फर्स्ट यूनिट सिस्टम कौन है बताओ, पहला पद्धति कौन है, एमकेस। एमकेस में बताओ मास का क्या होता है, किलोग्राम 1 kg, लेंथ का क्या होता है, मीटर 1 मीटर, टाइम सेकेंड। नई यूनिट सिस्टम में बताओ क्या दिया इसने, मास का 10 kg, बोलो लेंथ का 1 सेंटी, सेंटी मतलब 10⁻⁻² मीटर, सेंटी मतलब क्या होता है 10⁻⁻², डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी -2, मिली -3, माइक्रो माइनस, आपको थोड़ी ध्यान रखना, नैनो 10⁻⁹ ऐसा। बोला टाइम कितना है 10 सेकेंड, सेकेंड कट गया, मीटर कट गया, केजी, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो कुछ नहीं इनके अंदर, फर्स्ट यूनिट सिस्टम की यूनिट यहाँ लिख दो, वो आपको दी जाएगी आइदर एमकेएस या सीजीएस देगा, और नई यूनिट सिस्टम खुद बना के देगा तो उसकी यूनिट लिख दो, खुद दे रहा है। और फर्स्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो, और सेकंड की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, n2 इक्वल्स टू 10 1/10, बताओ ये ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी, ये बताओ ब्रैकेट उल्टा कर दो, प्लस में पावर बना दो, ब्रैकेट उल्टा कर दे पावर प्लस में हो जाएगी, कट गया। बोला n2 इक्वल्स टू क्या हुआ 10⁴ न्यू यूनिट सिस्टम। तो न्यू यूनिट सिस्टम के अंदर बोला n2 इक्वल्स टू क्या हो गया 10⁴। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके तीनों एप्लीकेशन के, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बना क्वेश्चन दे रखे आप करें, नहीं आए तो पूछें। 11th का रजिस्टर आपके पास होगा हमारा, तो मैंने वहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इसके, वो भी आप क्वेश्चन करें। तो ये प्यारे बच्चों डायमेंशन की तीनों एप्लीकेशन के जो यूजेस हैं वो आपके खत्म हैं। अब प्यारे बच्चों एक आपका टॉपिक होता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल टॉपिक, जो आपके नीट के अंदर डाला गया है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ये प्रैक्टिकल है आपके, प्रैक्टिकल की भी आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे निकालते हैं पहले उसका मेथड सिखा रहा हूँ, वो मेथड आप सीख जाएं, उसके बाद में 18 में 19 में 21 में इनमें सब में इसके वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के क्वेश्चन ही दिए मोस्टली, तो वो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। तो अब अपन प्रैक्टिकल टॉपिक पे चलेंगे कि डायमेंशन के अलावा प्रैक्टिकल टॉपिक है आपके वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। अब प्यारे बच्चों ये दो प्रैक्टिकल हैं आपके 11th के अंदर, इनके भी कॉन्टिन्यूसली 18, 19, 20, 21 में कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं, एक नहीं दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन भेज दूंगा ओल्ड ईयर के, तो आप देखेंगे सेम ही क्वेश्चन है, बस आप ट्रिक सीख जाओ। तो देखो वर्नियर कैलिपर्स, ये दो प्रैक्टिकल एपरेटस है जो आपके पास में लेंथ का मापने के काम आते हैं। किसको मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। अब इन दोनों एपरेटस के लिए आपको एक तो लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। लीस्ट काउंट मतलब होता है हिंदी में अल्पतमांक। ये भी पूछा गया है 2020 में, केवल इसी का क्वेश्चन पूछा गया है, लीस्ट काउंट। क्या लीस्ट काउंट देकर पिच पूछ ली उसने, तो पहले आप फॉर्मूला देख लो। लीस्ट काउंट टोटल वैल्यू ऑफ स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक स्केल पर यहां से यहां तक मान लो 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कितना लगा, एग्जांपल दे रहा हूं, 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो पूरे स्केल की वैल्यू कितनी है 5 है। अब मान लो मैंने यहां से यहां तक इस पे लाइनें बना रखी, कितनी 100 लाइन बना रखी, इनको डिवीजन बोलते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल। तो 5 सेंटीमीटर तो रीडिंग है और 100 मैंने,
तो तुमसे कि इसका लीस्ट काउंट निकालो, तो कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, जिसे इसकी पिच भी बोलते हैं। क्रिकेट बोलते हैं पिच, दौड़ते हैं। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी है? 5। अब बताओ टोटल वैल्यू ऑफ स्केल तो 5 हो गई। अब उसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 100 का पा लगा दो। बोलो कितना आ गया? 0.05 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? तो ये इसका लीस्ट काउंट बना। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? दोनों एपरेटस का लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। हिंदी में अल्पतमांक, इंग्लिश टोटल वैल्यू ऑफ स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल, इसको पिच भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे 2020 का क्वेश्चन आप देखें, लीस्ट काउंट दे रखा है, नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे और पिच पूछिए, तो वज्र गुणा कर दो, आंसर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मली बेटा वर्नियर कैलिपर्स की अगर आपको नहीं दे तो ध्यान रखो, जो लैब में आपको वर्नियर स्केल मिलते हैं उनकी पिच सेंटीमीटर में होती है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का होता है सेंटीमीटर में कितना? 0.1 सेंटीमीटर, या mm में, मिलीमीटर में 0.1 mm। ऐसे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में होता है 0.001 सेंटीमीटर और mm में होता है 0.01 mm। प्रैक्टिकली वैसे तो मैंने कहा ना आप निकाल सकते हो, कोई न्यूमेरिकल दे तो आप निकाल सकते हो। टोटल वैल्यू में नंबर ऑफ डिवीजन का डिवाइड कर दो, खानों की संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? खानों की संख्या। टोटल वैल्यू में बनाए गए खानों की संख्या का भाग लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक। अब रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग पे न्यूमेरिकल आए, जैसे मैंने करा भी रखा है नीचे, 2021 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान देंगे कैसे निकालते हैं। रीडिंग कैसे निकालेंगे? जैसे वर्नियर स्केल पे कुछ भी नापोगे आप तो उसकी रीडिंग क्या होती है? MSR। MSR मतलब मेन स्केल की रीडिंग, वो खुद देगा। मेन मतलब मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, वो आपको देगा मेन स्केल की रीडिंग। फिर आपको देगा वो वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये देगा ये देगा। आपको पैमाने का पाठ्यांक लिख लेना है, फिर वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक वो देगा, उसको लीस्ट काउंट से गुणा करो। जैसे इसका लीस्ट काउंट क्या है? जैसे आपको सेंटीमीटर में आंसर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर में ये लिख दो, मिलीमीटर में ये लिख दो, गुणा करके जोड़ दो। अगर उसने कोई एरर वेरर नहीं दे रखी है तो बस ये आंसर आ गया, वैसे देता नहीं जी एरर, पर वो कहते हैं कि नहीं इसमें इतनी एरर है, इसको जीरो एरर बोलते हैं। अर्थात वर्नियर पैमाने का जीरो और मुख्य पैमाने का जीरो मैच नहीं करता कई बार, तो एरर आती है, उसे बोलते हैं जीरो एरर। मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का ना हो तो उसे बोलते हैं कि उसमें एरर है, उसे बोलते हैं जीरो एरर। तो वो दे दे तो उससे माइनस कर दो, और ना दे तो छोड़ दो। वैसे आज तक किसी क्वेश्चन में दी नहीं है, तो बस यहाँ तक काम हो जाएगा। मेन स्केल की रीडिंग मतलब मुख्य पैमाने का पाठ्यांक लिख दो, प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक वो देगा, उसको लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक से गुणा करके जोड़ दो, बस आंसर है। वो रीडिंग ही पूछेगी। अगर आपने स्क्रू गेज का न्यूमेरिकल आया तो MSR मतलब वही मेन स्केल की रीडिंग, प्लस इसमें तो वर्नियर स्केल लगता है और स्क्रू गेज में होता है सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो MSR प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग को किससे गुणा करो? लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट ये दे रखे, सेंटीमीटर में तो ये रहा, mm में तो ये, गुणा करके जोड़। एरर हो तो जीरो एरर को माइनस कर, वैसे एरर देता नहीं। जैसे मैं 2021 का क्वेश्चन बताऊं, देखा ध्यान से, एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज मतलब इधर आ जाओ, ये रीडिंग लगी, given the following reading used to measure diameter of wire। डायमीटर मतलब व्यास नाप रहे तार का, इसकी सहायता से, स्क्रू गेज की सहायता से तार का व्यास नाप रहे, डायमीटर नाप रहे। तो उसने MSR खुद नहीं दे रखी, देखो कितनी है? जीरो, तो यहाँ जीरो लिख दो। देखो जैसे आंसर पूछा है तो आंसर निकालना है, तो देखो निकाल के दिखाते हैं आपको इसका आंसर। देखो आंसर निकाल के दिखाएं, बोलो रीडिंग। हाँ आंसर क्या होता है? MSR कितनी है? प्लस फिर क्या है? CSR दे रखा, देखो CSR कितना है? 52 डिवीजन, तो 52 किससे गुणा कर दो भाई? लीस्ट काउंट से। बोले लीस्ट काउंट वैसे खुद ने दे रखा उसने कि देखो 1 mm तो वैल्यू है और खाने कितने हैं? 100। तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वैल्यू कितनी है? 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 100। तो बोले कितना हो गया? 0.01 mm।
पर रीडिंग किस में दे रखी है? सेंटीमीटर, इसलिए हम तुम्हें सेंटीमीटर में लिखाते हैं। देखो, तो ये ना लिख के आप ये लिखो, तो बोलो ये रहा लीस्ट काउंट कितना है सेंटीमीटर में? 0.001। अगर मिलीमीटर में पूछता तो इससे गुणा कर देते हैं, 0.01 गुणा कर दो। बोला आंसर किस में आ गया? एरर कुछ दे नहीं रखी, बोला आंसर कितना आएगा? गुणा करो 0.052 सेंटीमीटर। कहाँ पर रीडिंग है? ये रीडिंग, डी आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आए 18 में, 19 में, 20 में। इससे पेपर उठा के देखो, मैं दूंगा पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन, सबके अंदर वर्नियर का दे दे, ये फॉर्मूला लगाओ, ये वाला एमएसआर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक को किससे गुणा करो? लीस्ट काउंट। दोनों लिख दिया मैंने, एमएम में दे तो ये लिखना है, सेंटीमीटर में दे तो ये लिखना। एरर दे दे तो माइनस कर दो, नहीं दे तो छोड़ दो उसको। ऐसे स्क्रू गेज का दे दे तो एमएसआर मतलब मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वृत्ताकार पैमाने लीस्ट काउंट लिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अलग से दे तो वो यू देगा, तो यहां से निकाल लो टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। गुणा करके जोड़ दो, एरर नहीं है तो आंसर आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, बोले इसका आंसर ही। तो ये आपके वीमा और मात्रक का जो चैप्टर है, इनमें से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके जाओ, मेरी गारंटी ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन बहुत अवेलेबल होते हैं। 21 क्वेश्चन आ रहे हैं 11th में, जिसमें 4 क्वेश्चन तो इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो के अंदर आपको अगला चैप्टर लूंगा जिसमें ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते होंगे, पर इसको आप पढ़ें, इसके साथ वीडियो के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन करें नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिखकर आप क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके।